नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूंट से दूर हूँ और एक अच्छी संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय दिया गया है दोस्तों, वो भी बहुत ही सुंदर विषय है। एक्शन इज अ मैजिक वर्ड, कृति में ही जादू है। दोस्तों, लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा। शुरुआत में तो कुछ दिन में कुछ महीने कुछ साल मजे में मैंने पिए, मगर उसके बाद धीरे धीरे शराब कैसे बढ़ती चली गई मुझे पता भी नहीं चला। और बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं शराब का आदी बन गया। शराब मेरी रोजमर्रा की जरूरत बन गई। आज भी याद है कि मैं शुरू में किसी न किसी के साथ पीता था, मगर फिर जब कोई नहीं मिला साथ तो उस दिन मुझे ड्राई रहना पड़ता था। और वो जो रात है वो बहुत ही बेचैनी में कटती थी। ना खाना ठीक से होता था, ना रात को नींद ठीक से आती थी। तो मैं कहीं तो भी शराब का एडिक्ट हो रहा हूँ, शराब पे निर्भर हो रहा हूँ, ये उस वक्त बात समझ में ही नहीं आई। और फिर दोस्तों, यही चीज मुझे अकेले शराब पीने तक भी ले गई। शुरू में ही दोस्तों कहीं तो भी मैं लिमिट में भी पीता था, लेकिन धीरे धीरे वो जो शराब का जो नशा था वो कहीं तो भी पूरा नहीं होने लगा और फिर शराब की मात्रा भी बढ़ने लगी। तो अकेले पीना भी शुरू हुआ, बेहिसाब शराब पीनी भी शुरू हुई। और बहुत लोगों को शुरू में जो मेरे बारे में नहीं मालूम था कि मैं शराब पी रहा हूँ, तो वो दिन भी आ गया कि जब मैं धीरे धीरे सब मुझे जानने लगे कि नहीं, आप अब ये तो बगैर पिए रह नहीं पा रहा, इसकी शराब दिख रही है। तो जितना लोग मेरे बारे में जानने लगे उतनी ही मेरी बेशर्मी भी बढ़ने लगी। अब तो पता ही चल गया है, तो अब क्या छुपाना। और मैं जो हमेशा हर शराबी बहाने देता है कि मेरा तो बाकी लोगों के जैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे साथ में भी थी कि मैं उधार नहीं पीता, मैं मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं, ना मैं गाली गलौज करता हूँ, ना झगड़ा फसाद करता हूँ। एक नया ईगो मेरे अंदर में पैदा हो रहा था कि देखो मैं इतनी शराब पीता हूँ लेकिन मैं हिलता भी नहीं हूँ, और बाकी के लोग देखो वो थोड़ी सी शराब पीते हैं और कितना तमाशा करते हैं। लेकिन यही जो अहंकार था, यही जो आई एम डिफरेंट वाली मेरी फीलिंग थी, अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझना, विशेष समझना, यही आखिर मुझे लेकर डूब गई। और दोस्तों, मैं पूरी तरीके से शराब की चपेट में आ गया। फिर ऐसी कोई रात नहीं बीतने लगी कि जब मैं शराब नहीं पिया हूं। और सीधी बात है कि परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं आलीशान ढंग से शराब पी पाता, क्योंकि मेरे पिताजी भी शराबी थे और घर की परिस्थितियां बड़ी खराब थी। पिताजी की नौकरी जा चुकी थी, वो बीमार रहा करते थे, घर का सिस्टम माँ चलाने लग गई थी, मेरा एजुकेशन शुरू था, अर्निंग लर्निंग करना पड़ रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने शौक भी पूरे नहीं हो पा रहे। तो फिर जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ कहीं तो भी हेरा फेरी करना, क्योंकि रात का जुगाड़ जरूरी है, लोगों के पीछे पड़ना, उधार मांगना, उधारियां करना, सब शुरू हो गया। जैसे जैसे शराब बढ़ी वैसे ही वैसे मेरी जो सारी भावनाओं के बांध जो बंधे हुए थे, वो भावनाओं के बांध भी कहीं तो भी टूटने लगे। एक सौम्य शांत जो लड़का था वो अब उग्र होने लगा। मेरे अंदर में जो रिजेंटमेंट था, गुस्सा था, वो बाहर निकलने लगा। जीवन के प्रति जो फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी कि मेरे बराबरी के लोग आगे बढ़ गए, या बाकी लोगों को सब सुविधाएं मिल रही, मुझे नहीं मिल पा रही। कभी गर्लफ्रेंड नहीं पाने का दुख, तो कभी जीवन में जो चाहिए वो नहीं पाने का दुख। तो नाना प्रकार की जो चीजें हैं, निराशा है, वो मेरे पे हावी होने लगी और उसके साथ साथ शराब भी बढ़ने लग गई। और जितनी शराब बढ़ी उतनी मेरे स्वभाव की उग्रता बढ़ गई। सब शुरू हो गया घर में, तू मैं, पिताजी के साथ में गाली गलौज, उनका अपमान करना, जिसने भी शराब के बारे में चर्चा की, समझाने की कोशिश की, उससे उलझ जाना। आखिरकार लोग भी समझाते समझाते थक गए और उन्होंने मेरे से किनारा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत ही जल्दी मैं चौबीसों घंटे का शराबी बन। सुबह उठते बराबर शराब लगती थी। रात को चाहे मैं कितनी भी पी लूं, सुबह का कोई समय नहीं, कितने भी बजे या कभी कभी आधी रात को उठकर जाकर मुझे शराब पीनी पड़ती थी। ऐसा लगता था कि जान निकल जाए। जैसे तैसे पढ़ाई कंप्लीट करके मैं अपने एक अच्छे व्यवसाय में गया, लेकिन वहां मैं शराब की बोतल ही लेकर गया, तो मेरा व्यवसाय शुरू होने के पहले ही मैंने खत्म कर दिया। एक शराबी के रूप में मैं मशहूर हो गया था। लोगों का जो देखने का दृष्टिकोण है पूरी तरीके से निगेटिव हो चुका। तो परिस्थितियां पहले ही खराब और मेरी शराबीपन की वजह से और ज्यादा खराब, आर्थिक स्थिति और
बद से बदतर। ऐसे ही मैं दोस्तों 2003 में मैं बीमार गिरा। डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया सरकारी अस्पताल में और पता चला कि टीबी हो गई। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। भगवान की ही कृपा थी दोस्तों कि मैं उस वक्त बच गया। 2003 की ये बात थी। लगभग 4-5 महीने मैं बेड पे रहा। बिल्कुल बेड रिडन, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता था बिस्तर से। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवर हुआ उसके बाद में मुझे बैसाखियां लग गई। बैसाखियों से मैंने 4-5 महीने बाद के चलने शुरू। तो 11 महीने मेरे उस बीमारी में गुजरे। भगवान की कृपा से मैं बचा। मगर दोस्तों चाहे उस वक्त मैंने, जब मैं बेड पर था, तब मैंने विचार किया था कि अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, अब शराब नहीं पिएंगे, काम धंधे पे फोकस करेंगे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों अल्कोहलिज्म बहुत ही चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली, चकमा देने वाली बीमारी। मगर उस वक्त मैं ए में नहीं था तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और 11 महीने के बाद में फिर एक बार शराब से मेरा आमना सामना हुआ। जिन लोगों के साथ में बैठा उन्होंने मुझे शराब ऑफर की और बोले कुछ नहीं होता, बोले थोड़ी सी है ले लो। और जो थोड़ी सी शराब मेरे प्याले में सामने में आई, कैसे मेरा दिमाग घूम गया और 11 महीने के बाद में फिर दोबारा मेरे जीवन में शराब आई। जो कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम शराब के सामने में अपना डिफेंस भूल जाते हैं। इतनी खतरनाक अल्कोहलिज्म नाम की ये बीमारी है। मैं अभी मरण शैया से उठा हूँ। मेरे माँ बाप को या बाकी लोगों को कितनी तकलीफ हुई वो बात की बात है। सबसे पहले तो मैंने वो नरक यातनाएं भोगी है। मैंने बहुत ही वो परेशानियों में वो दिन निकाले थे। बहुत ही पीड़ा थी। और इतना कुछ होने के बाद भी जब शराब सामने में आ रही है तो मैं उसको ना नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक। आदमी के पैर कब्र में लटके रहते हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर उसके बावजूद दोस्तों हम भ्रम में रहते हैं कि नहीं, इसके बाद में हम सीमित मात्रा में पी लेंगे, शराब को हैंडल कर डालेंगे। यही इस बीमारी का कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल पार्ट, चतुर, चालाक, चकमा देने वाली शक्तिशाली बीमारी। और आखिरकार दोस्तों मेरे हाल फिर बद से बदतर हो गए। कोई रास्ता नहीं बचा था। विल पावर जवाब दे चुका था। विल पावर से बड़ी मुश्किल से, वो भी कंडीशनल सरेंडर, कि तबीयत खराब हो गई, उठ ही नहीं पा रहे, या कहीं भी पैसों का जुगाड़ ही नहीं हुआ, तभी शराब से दूर में रहता था। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल हुई कि पहला विचार मन में यही आता था कि बहुत दिन हो गए, अब पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी बहुत पिएंगे, और फिर वापस मेरा गेम हो जाता था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आखिरी के दिनों में जो बर्बादियां मैंने देखी, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, जुबान दांत में फंस जाना, जैसी एक प्रकार से कोई मिर्गी की बीमारी हो। इस कोरोना लॉकडाउन में ही एक मुंबई के शेयर ने अपने अनुभव साझा किए थे तो बताया था कि मेडिकल भाषा में इसको रम फिट कहा जाता। वो उन चीजों से मैं गुजरा। इतने खतरनाक होते हैं वो कि पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो इतने सब कुछ गुजरने के बाद में ऐसा नहीं था कि मेरी इच्छा नहीं थी शराब से दूर रहने की। एक बार तो एक व्यसन मुक्ति केंद्र में अपने दो दोस्तों के साथ में ट्रिपल सीट, उनके दोनों के बीच में बैठ के किसी ने बोल दिया कि वो डे एडिक्शन सेंटर में चले जाना, मैं पैसों का देख लूंगा, एडमिट हो जाना। क्योंकि एक सरकारी अस्पताल के हॉस्पिटल में भी एक साइकेट्रिक से मैं बार बार जाके मिलता था तो उसने मुझे भगा दिया था। तो वो रास्ता भी निकल गया। कई डॉक्टर्स के पास में जाता था शराब बंद करने के लिए, वो कोई नींद वींद के इंजेक्शन दे देते थे, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। तो एक कोशिश मैंने ये भी की थी कि एक डी एडिक्शन सेंटर में खुद होके गया, लेकिन बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं वहाँ। तो उन्होंने भी मुझे बैरंग लौटा दिए कि आप साइकेट्री की सर्टिफिकेट लाओ और ये वो। तो कोशिशें मेरी थी दोस्तों, मैं कहीं तो भी चाहता था कि मेरी शराब बंद हो जाए, इसलिए मेरी कोशिशें मैंने की। मगर दोस्तों वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब मेरी खुद की इच्छा है शराब से दूर रहने की, और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं दारू न पीऊं, उसके बावजूद भी मैं शराब की तरफ में क्यों जा रहा था बार बार। ऐसा तो नहीं था कि मैंने शराब से बर्बाद होते हुए लोग नहीं देखे, मैं मेरे घर में बर्बादी देखी। मेरे पिताजी मरते मरते बचे थे, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी, बड़ी ही आर्थिक परेशानियों में हम गुजरे थे। बाहर की दुनिया में भी मैंने दारू पीकर मरते और बर्बाद होते हुए लोगों को देखा था। फिर उसके बावजूद मेरी जिंदगी में मैं शराब से दूर नहीं हो पाया, क्यों? तो आखिरकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही इन सारी चीजों के जवाब मिले। सबसे पहली बात जो हुई तो वो मेरी वास्तविकता, मेरी अपनी पहचान मुझे ए में आने के बाद में मिली। 2007 अगस्त में
एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से एक मैसेज मिला, जो 2 महीने से शराब से दूर थे, और उस वक्त भी करीब करीब 7-8 दिन मैंने उनको टलाया था। एक जगह हम बैठते थे एरिया में, और वो मीटिंग के बारे में मुझे बताते थे, और हर बार मैं उनको बहलाता था कि अभी तो मेरी बंद है। उसके पहले भी कुछ एक सदस्यों ने मुझे मैसेज देने की कोशिश की थी, तो मैं उनको यही बोलता था, अब तो मेरी शराब बंद है। पर वो कुछ ही दिन बंद रहती थी, ये समझ में ही नहीं आता था। तो करीब करीब 8 दिन मेरे अल्कोहलिक दोस्त को मैंने टलाया, और यहाँ तक मुझे आज भी याद है, ये 16-17 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी मुझे याद है कि मेरे उस अल्कोहलिक दोस्त को मैंने बोला था, मीटिंग में क्या जाना, यही चर्चा करते रहेंगे, यही बात करते रहना, क्योंकि वो मुझे बताता था मीटिंग का स्वरूप कैसे होता है। सभी शराबी भाई बैठते हैं और अपने अनुभव बांटते हैं। ये इतनी चीज मैंने सुन ली थी। तो वही बात मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि वहां जाने की क्या जरूरत है, अपन यही बैठकर बातें करते रहेंगे। लेकिन आखिरकार मेरे दोस्त ने मुझे समझाया है कि ऐसा नहीं है। बोले, तुमको मीटिंग में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम शराब क्यों पी रहे हैं, इस तरीके से क्यों पी रहे हैं, और अगर हमको दूर रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सीखने के लिए मीटिंग में तो आना जरूरी है। और आखिरकार दोस्तों, मैं भी उसी कगार पे था कि मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई चारा नहीं था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और अब अगर जिंदा रहना है तो एक ही रास्ता खुला था। मेरा दोस्त मेरे सामने में उदाहरण था कि अगर मरना नहीं है तो अब ये दोस्त दोस्त मेरा जहाँ जाता है वहां मुझे जाकर देखना पड़ेगा। और बस दोस्तों, वही जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। सही मायने में एक पॉजिटिव एक्शन, एक सकारात्मक कृति अपनी जिंदगी में मैंने वो पहली बार की, और आज मैं बोल सकता हूँ कि उसी सकारात्मक कृति ने, क्रिया ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। इच्छा है शराब से दूर रहने की, लेकिन उस इच्छा को जब तक मन की तैयारी का जोड़ नहीं मिलेगा, हमारी अंदर से विलिंगनेस नहीं पैदा होगी, तो हमको शराब की दूरी नहीं मिलेगी। तो मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल गए ए में आने के बाद, कि मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं शराब से दूर रहूं, उसके बावजूद भी मैं शराब से दूर क्यों नहीं रह पा रहा। सिर्फ इच्छा करने से काम नहीं होने वाला, जब तक उस इच्छा को कृति की जोड़ नहीं रहेगा तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, एक ही मीटिंग में आना पड़ा, ये मेरी एक्शन थी दोस्त। उसके बाद में 1 घंटा मीटिंग में मुझे बैठकर सुनना पड़ा, और फिर जो कुछ भी मैंने सुना अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करना पड़ा। तब जाकर कहीं तो भी ये जो आज मेरी जिंदगी में जो चमत्कार हुआ है, एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी आज मैं जो जी पा रहा हूँ, अगर कृति नहीं होती तो कहीं तो भी ये चीजें मेरी जिंदगी में हासिल नहीं होती। इन 17 सालों में न जाने अनगिनत लोगों को हमने भी शेयरिंग द मैसेज किया। कुछ लोग तो एक ही दरवाजे तक आए ही नहीं, उन्होंने घर में ही तय कर लिया कि ये मीटिंग हमारे लायक, या हम अपने बलबूते पे शराब से दूर हो जाएंगे। और कुछ लोग जो ए के मीटिंग तक आए तो बगैर ए को ठीक तरीके से जाने, बगैर ए के प्रोग्राम को पूरा समझे, उन्होंने निर्णय ले लिया जल्दबाजी में कि ए हमारे लिए नहीं है। और उनमें से कई लोग आज दुनिया में नहीं है। कुछ तो ऐसे भी कलाकार हैं कि जो ए में आते रहते हैं, और बार बार उनका अंदर बाहर जाना आना शुरू होता है। हर बार यही सवाल कि यार कैसे पी लिया, पता ही नहीं चला। अब कुछ लोग, हम हर बात को पीने से भी नहीं जोड़ सकते। कुछ लोग शराब से दूर हो जाते हैं लेकिन जिंदगी में राम नहीं, हमेशा रो रहे हैं, चेहरे पे 12 बजे है। दारू से दूरी है, कई सालों की शराब की दूरी है, लेकिन जीवन में परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो आखिरकार इन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे कहीं तो भी समझ में आते हैं, तो वो यही है दोस्तों, चाहे मामला शराब छोड़ने का हो या बंद करने का हो, या फिर अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने का हो, बगैर एक्शन के, बगैर कृति के हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 12 प्रोमिसेस भी हमको दिए गए, 12 वादे, और उसमें साफ तौर पर लिखा है 90 कदम के बाद ही बिग बुक में इनटू एक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर 6, तो जहाँ 9वां कदम खत्म होता है उसके बाद ये वादे 12 प्रोमिसेस लिखे हुए, और उसके ठीक नीचे लिखा है कि कभी कभी हमको लग सकता है कि ये अतिशयोक्ति तो नहीं है ये वादे, कि कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बताया गया है कि हम अगर ए के प्रोग्राम को, 12 कदमों को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जीवन में इतना कुछ परिवर्तन आ जाए। उसका जवाब दिया है दोस्तों कि यदि हम इस प्रोग्राम पे काम करेंगे, इन स्टेप्स पे अगर कृति करेंगे, तो ही ये वादे पूरे होने वाले हैं। हमने शराब के मामले में कृति की, हमारी शराब बंद हो गई। और अगर अब मैं अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहता हूँ, बेहतरीन बनाना चाहता हूँ, तो यदि वो 12 वादे अगर मैंने पढ़े हैं
मेरे जीवन में वो पूर्ण करने की मेरी इच्छा है, तो बगैर स्टेप्स को फॉलो किए, बगैर इस प्रोग्राम को फॉलो किए, कृति किए, मेरे सामने में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो यही चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में धीरे धीरे समझ में आई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पहली बार मेरी वास्तविकता मुझे पता चली कि मैं एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी, मैं बाकी शराबियों से अलग हूँ। बाकी के जो शराब पीने वाले लोग हैं वो शराब को ना बोलने की ताकत रखते हैं, वो कहीं तो भी सीमित मात्रा में शराब पी सकते हैं, मगर मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो कभी भी सीमित मात्रा में शराब नहीं पीता। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरा व्यक्तिमत्व पूरी तरीके से अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी की चपेट में आ चुका है। और अगर मैं इसी पे जारी रहा तो ए ने दो ही रास्ते मुझे बताए, इंसेनिटी एंड कैजुअल डेथ, अकाली मौत और पागलपन। मगर हाँ, अगर मैं इस प्रोग्राम को समझकर अपना एक्सेप्टेंस देता हूँ, स्वीकृति देता हूँ, एडमिट करता हूँ कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता और मेरी बर्बादी हो चुकी है, मैंने बॉटम हिट कर लिया है बर्बादी का, वहां से मेरी रिकवरी का रास्ता शुरू होता है। कई बार मेरे जैसा अल्कोहलिक सारी चीजें मान लेता है दोस्त कि हाँ, मैं मानता हूँ कि यार मेरी बर्बादी हो चुकी है, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, मैं शराब को हैंडल नहीं कर सकता। कई शराबी भाई सारी चीजों को कबूल कर लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी शराब जीवन में आ रही है। तो उसके पीछे का कारण मैंने कई लोगों से बात करते हुए ये मेरी समझ में आया कि जो कृति हमने शराब के बारे में ख्याल आने के बाद में, ऑब्सेशन आने के बाद में करनी चाहिए, वही हम नहीं करते। यदि मुझे शराब पीने की तीव्र इच्छा हो रही है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि भाई किसी ए मेंबर को कॉल कर लो, अपने स्पॉन्सर को कॉल कर लो, कहीं तो भी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शराब से दूर रखने में मुझे मदद करती है। मैं जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, उच्च शक्ति है, उसकी प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं कुछ मीठा खा सकता हूँ, पेट भरा रख सकता हूँ। तो कई प्रकार के तरीके ये बताती है, लेकिन मेरे जैसा शराबी वो पॉजिटिव कृति नहीं करेगा, वो निगेटिव कृति कर, पहले शराब पी लेता है और फिर बाद में लोगों को परेशान करेगा कि यार मैंने कैसे पी लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत लोगों की तो इमोशनल ब्लैकमेल करने की आदत बन जाती है। मैं बार के सामने में खड़ा हूँ, मैं अभी बार में जाने ही वाला हूँ, या फिर मैंने अभी झिटक लिया। तो ये सारी चीजें जब मेरे जीवन में रहती है तो ना तो मुझे सोब्राइटी हासिल हो सकती है और ना ही दोस्तों सेरेनिटी हासिल हो सकती है। ए में आने के बाद में जब मुझे अपनी वास्तविकता पता चली कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता, और जब मैंने अपने जीवन में झांका कि क्या क्या मेरी बर्बादी हुई है, तो मैंने देखा दोस्तों कि कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मैं चलता फिरता मुर्दा हूँ, चल रहा हूँ। वो मुर्दे में उतनी ही जान है, हलचल कर रहा है, बाकी हर फ्रंट मेरा नेस्तनाबूद था। आर्थिक परिस्थिति खराब थी, कर्जे में था, शादी नहीं हुई थी, सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, 35-40 किलो का मेरा वजन था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, और कहीं तो भी ये सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि अभी मेरी जान जाने वाली। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ए में आया था दोस्त। लेकिन जब मैंने पहली ही मीटिंग में मेरे दोस्त के अलावा और भी बाकी लोगों को देखा तो एक आशा बनी कि यार मेरा दोस्त ही नहीं, ये बाकी के भी जो लोग हैं ये भी शराब से दूर है, ये भी मेरे ही जैसे हैं। कुछ तो मेरे से भी बहुत ही खराब परिस्थितियों में आए हुए लोग थे। वो बता रहे थे कि हम 2 कलर की चप्पल पहनकर आए थे, कोई बोल रहा था कि दूसरे को कपड़े पहनकर आया था, कुछ लोगों को तो उठाकर लाया जा रहा था। तो अगर ऐसे लोग अगर सोबर रह सकते हैं तो मेरे पास तो माँ बाप की कृपा से छत थी, मकान था, खाने का अरेंजमेंट था, घर में जाने के बाद में कहीं तो भी मैं भूखा नहीं सो पा रहा था। तो ये सारी चीजें मेरे फेवर में थी, सिर्फ बात थी मेरी इच्छुकता की, मेरी मन की तैयारी की। इच्छा तो थी, मैं शराब से दूर रहना चाहता था, लेकिन उसमें इच्छुकता, विलिंगनेस की जोड़ नहीं थी, मन की तैयारी। जब तक 100% सरेंडर नहीं होता पहले कदम पे कि नहीं, अब मैं पूरी तरीके से मैंने स्वीकार कर लिया हूँ कि अब मैं शराब के मामले में मेरे हाथ पांव कट चुके हैं और कहीं तो भी अब मैं शराब पीने की लायकी का नहीं रहा हूँ, अब ये मेरे बस की बात नहीं रही। अब इसके बाद में जो कृति की सही बात है वो है दोस्तों
कि क्या मैं मदद मांगने के लिए तैयार हूँ। जब तक 100% सरेंडर पहले कदम पे नहीं होता, कोई भी इंसान अल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक्सेप्ट कर ही नहीं। मुझे आज महसूस होता है कि जो पहले मैं अपने दोस्त को टाल रहा था 8 दिन, तो कहीं तो भी मैंने 100% सरेंडर शराब के मामले में नहीं किया था। और मुझे तब भी लग रहा था कि यार चाहे शराब से मैं बर्बाद हो गया हूँ, शराब को मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता, लेकिन मैनेज कर लेंगे। मगर दोस्तों, जैसे ही मैंने 100% सरेंडर किया, तो मुझे इस बात की कृति करनी पड़ी कि मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर जो मेरे से पावरफुल चीज है, जहां जाकर मेरी शराब बंद हो सकती है, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आना, इस ए को स्वीकार करना, ये एक कृति थी दोस्तों, ये एक एक्शन था। उस वक्त दोस्तों ना मोबाइल थे और ना हमारे पास में गाड़ी थी, मगर भगवान की कृपा से 15-20 मिनट के अंतर पे ही ए की मीटिंग्स होती, तो हम दोनों दोस्त पैदल पैदल ही मीटिंग के लिए निकलते थे। तो ये जो शुरुआत में, और कोई आज तो हम देखते हैं कि कई लोगों को हम घर से लाना ले जाना करने के लिए भी तैयार हो, 10 बार फोन करना पड़ता है नए अल्कोहलिक को। मैं फिजिकल मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स तो ये कोरोना काल का एक बहुत बड़ा वरदान है जो आज हमको मिला है। घर में बैठे बैठे भी आज लोग सोबर हो रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए। लेकिन उस वक्त कोरोना काल के पहले ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं थी दोस्तों, फिजिकल मीटिंग्स करके ही हमको सोबर रहना पड़ता था। तो यहाँ भी दोस्तों आज हम देखते हैं फिजिकल मीटिंग्स के लिए कई लोगों को हम घर से लाना ले जाना करने के लिए तैयार है, लोग आने को तैयार नहीं। कई बार मोबाइल से फोन करने पड़ते हैं लोगों को, मगर दोस्तों फिर भी वो रिकवरी की प्रोसेस में शामिल होने को तैयार है। तो ये जो सोबराइटी है, ये दोस्तों यूं ही नहीं मिलती, हमको उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके दोस्तों कहीं तो भी ये नया जीवन हमको मिलता है। तो शुरू में वो चीजें थी ही नहीं, कोई लाने ले जाने वाला नहीं था, ना फोन थे। हमको मालूम था कि अपनी जान बचाना है तो मेहनत खुद करनी पड़ेगी, और दोस्तों वो मेहनत हमने की, आज उसका हम फायदा उठा, सकारात्मक कृति हमारे हाथों से हुई, हमको सोबराइटी हासिल हुई। कैसे वो काम करते करते एक ही सेवा का मौका मिल गया। हम पैदल पैदल निकलते थे तो हमारे साथ में और एक दो लोगों को लेकर जुड़ते थे। जब उनको भी सोबर होते हुए देखा, तो इस काम में और मजा आने लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मेरी भी शराब बंद हुई है, लेकिन जिस दोस्त को मैं ले आया हूँ वो भी अब शराब से दूर है। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रेंथ बनती है, एक ताकत बनती है दोस्तों। मेरे पास में मेरे हाल तो ऐसे थे कि काम धंधा खराब, सोशल बायकॉट झेल रहा हूँ। तो शुरुआत में मैंने अपने आप को ए में झोंक दिया था। मैं शेयर करता हूँ कि मेरे घर के लोग भी परेशान हो गए कि पहले दारू पीने के दिनों में दिन रात दारू दारू का विचार करता था, और अब ए में आने के बाद में दिन रात मीटिंग मीटिंग का ही बहाना कर रहा है। तो शुरू में मेरे जो माँ बाप ही थे, शादी तो मेरी 2 साल के बाद हुई, तो माँ बाप मेरे परेशान हो गए थे, हर बात के लिए मीटिंग, कोई भी जिम्मेदारी बताए तो मीटिंग। लेकिन शायद वो ईश्वर का ही प्लान था। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ए में झोंक दिया था, रोज मीटिंग करना, कई ग्रुपों में चेयरमैनशिप करने का मौका मिल जाता था। 6 महीने के बाद ही अपने होम ग्रुप में मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला। और मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि सर्विस में भी मैंने काफी पापड़ बेले। मेरे घर से मेरा होम ग्रुप 4 किलोमीटर दूर था और साधन नहीं थे, तो मुझे कुछ देर पैदल चलना पड़ता था, फिर एक चौक से अगले चौक तक ऑटो करना पड़ता था, फिर वहां से और पैदल जाना पड़ता था। तो एक ही सर्विस में भी जो पॉजिटिव कृतियां मैंने की, उसका नतीजा ये मिला कि कैसे मेरा 1 साल पूरा हो गया मुझे पता भी नहीं। तो ये मेहनत, ये कृति हमको करनी पड़ती है दोस्त। मेरे दोस्त ने जिस दिन मुझे पहले मीटिंग करवाई, दोनों हम वापस लौटे। दूसरे दिन उसने घर में आके पूछा नहीं कि ये दारू के अड्डे में तो नहीं गया ना। मीटिंग में किसी ने दूसरे दिन पूछा कि तुम कल मीटिंग करके गए तो दारू के अड्डे पे तो नहीं गए थे, सोबर हो या नहीं हो। क्योंकि ये प्रोग्राम ईमानदारी का प्रोग्राम है, और मुझे सिखाया गया कि भाई दारू अपने आप के लिए बंद करनी है, दुनिया के लिए नहीं करनी है। और कोई यहाँ पहरेदारी करने वाला नहीं है, आपको अपने आप के लिए ही ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और सही में दोस्तों अपनी जान बचानी थी, तो जो भी मुझे कृतियां बताई गई वो सब करनी पड़ी। पुराने दोस्तों में नहीं जाना, ऐसी जगह अवॉइड करना जहाँ आसानी से शराब मिलती हो, अपने गुस्से पे कहीं तो भी काबू रखना, संयम रखने की कोशिश करना, किसी न किसी से अपने मन में जो भी चल रहा है, जो भी तनाव है, समस्या है, शेयर करते रहना। एक ही मीटिंग में लगातार अपने अनुभव बांटने का मौका मिलता था,
तो बहुत कुछ मन हल्का हो जाता था। आफ्टर मीटिंग ओल्ड टाइम और उसे चर्चा करता था। कुछ तो भी सीखने की ललक थी। लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था धीरे धीरे। तो इन सारी चीजों की वजह से कहीं तो भी दोस्तों इनिशियल डेज में जो शराब की दूरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी वो मुझे मिली। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम यही खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये साफ कहती है दोस्तों कि अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम, एक सिर्फ लक्षण है मेरी बीमारी का, मगर जो असली जो मेरी बीमारी है वो है स्पिरिचुअल मैलेडी, यानी एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूं। तो अल्कोहल दूर होने से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो गई। अब मैं अगर परमानेंट सोबराइटी चाहता हूँ, अपने जीवन में फिर दोबारा शराब नहीं लाना है और एक खुशनुमा जिंदगी जिसमें चित्त शांति हो, मन शांति हो, अगर ये मैं पाना चाहता हूँ तो मुझे ये 12 कदमों पे कृति करनी ही पड़ेगी। जब मैं ये में आया था तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, गुडविल एक अच्छे प्रोफेशन में था तो उसका गुडविल पूरा खराब हो चुका था, कर्जे थे, लोगों ने बहिष्कार करके रख दिया था। तो विचार आता था कि कैसे होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, काम धंधा ठीक होगा कि नहीं होगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी कि नहीं होगी, लोग अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। तो परेशान रहता था, भविष्य की चिंताएं लगी रहती। दारू से तो दूरी मिल गई, लेकिन आगे का क्या। जो मेरे बराबरी के जो दोस्त थे, रिश्तेदार और भी बाकी लोग थे, वो शादियां हो गई उनकी, वो सेटल हो गए, मेरा क्या होगा। लोग भी कहते थे अरे कब होगी शादी। तो चाहे कितनी भी मैं कोशिश कर लूं, मगर ये जो परिस्थितियां थी ये बदलना मेरे हाथ में नहीं। मगर इस मानसिक तनाव से अगर बचना है, अपनी सोबराइटी को अगर कायम रखना है, तो ओल्ड टाइमरों ने बताया है कि तीसरा कदम लिए बगैर मेरे पास में कोई दूसरा तीसरा चारा नहीं है। एक शुरुआती झटका मुझे मिल गया था, मेरी एंगेजमेंट एक जगह फिक्स होने के बाद भी वो कहीं तो भी रद्द कर दी गई थी। और 2 साल की सोबराइटी के बाद किसी ने लड़की वालों को खबर कर दी थी कि भाई पी के पड़ा है। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में ऐसी थी कि मुझे तीसरा कदम आखिरकार लेना ही पड़ा। सिर्फ ये बोलने से नहीं हुआ कि मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप दिया। तीसरा कदम भी कहीं तो भी एक कृति मांगता है। जैसे शराब के मामले में मैंने 100% सरेंडर किया है, तो क्या वैसे ही मैंने अपना मन और जीवन अपनी समझ के ईश्वर पे पूरी तरीके से छोड़ दिया है। क्योंकि जो मानसिक शांति की और एक खुशनुमा जिंदगी की जो सही मायने में जो कुंजी है, वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि अपने हाथ में मैंने कितना पकड़ के रखा हूँ और कितना भगवान पे छोड़ दिया हूँ। और सही में दोस्तों, जैसे ही मैंने तीसरे कदम की कृति की, सारी अपनी परेशानियां, सारी अपनी समस्याएं भगवान पे छोड़ दी, मैं तुरंत फ्री हो गया। अगर मेरी डिपेंडेंसी मेरे ईश्वर पे है तो मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ, इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ, कोई तनाव नहीं बचता। आज मेरी खुशियों का बहुत बड़ा राज ये तीसरा कदम है दोस्तों। लेकिन उसके लिए मुझे रोज डे टू डे लाइफ में कोशिश कृति करनी पड़ती। सिर्फ ये बोल दे देने से नहीं होता कि मैं सेरेनिटी प्रेयर तो कर रहा हूँ, प्रभु हमें प्रदान कर आत्म शांति उन चीजों को अपनाने जिनको मैं बदल नहीं सकता। तो ये प्रार्थना सिर्फ बोलने भर से काम नहीं होने वाला। मैं अगर सही मायने में चित्त शांति चाहता हूँ तो मुझे भगवान पे वो सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। हाँ, जो चीजें मेरे हाथ में है तो वो तो मुझे ही करनी पड़े, लेकिन जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, अगर मैं ये कृति नहीं करता हूँ कि उसको सारी समस्याओं को, सारी उस चीजों को जो मेरे हाथ में नहीं है, अपने ईश्वर पे नहीं छोड़ता हूँ, तो मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ। तो धीरे धीरे कृति और पॉजिटिव कृति, सकारात्मक कृति क्या है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में धीरे धीरे सीखने को मिली। 12 प्रोमिसेस के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी ताज्जुब हुआ दोस्तों कि क्या ये पॉसिबल है। ये जो लिखा है कि भाई हम नई आजादी को प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन में नई खुशियां आएंगी, अतीत का जो भी गिल्ट है मन में, आत्मग्लानि है, वो कहीं तो भी हमसे निकल जाएंगी। और हमारी जो कोशिश होती है कि अतीत के दिनों को जो भी हमने पाप किए हैं उसको जमीन के अंदर गाड़ दो, तो वो अब वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कहीं तो भी चित्त शांति क्या चीज है, शांति क्या चीज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। चाहे हम कितना भी नीचे गिरे हो, लेकिन वो चीजें अब हमको सताएंगी नहीं। हम हमारा जो एक ब्लैक पास्ट था, एक काला कलूटा भूतकाल था, वो कहीं तो भी लोगों के काम आएगा। तो ये जो सारी चीजें थी, ये जो प्रोमिसेस थे, कहीं लगता था कि यार ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में नहीं होने वाला। जो कहते हैं कि भविष्य की चिंताएं दूर, यानी जो आर्थिक आर्थिकता के बारे में हमेशा एक डर बना रहता है, तो वो हमारे जो इकोनॉमिकल फियर है वो निकल जाएंगे, लोगों का डर निकल जाएगा। तो ये बहुत सारे जो प्रोमिसेस मेरे सामने में जब रखे गए थे, मैंने पढ़े,
तो ये सवाल मेरे मन में भी था कि सही में ये हमारी जिंदगियों में उतर सकते हैं, लेकिन कितना ये सारी जो बिग बुक लिखी है दोस्तों, या सारा ए का लिटरेचर जो लिखा है, तो वो अनुभव के आधार पे लिखा है। ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। एक एक जो शब्द लिखा है दोस्तों, तो हमारे पहले आए हुए लोगों के अनुभव पे आधारित है, और इसीलिए दोस्तों आंख मूंद के इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन साफ इशारा था कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में कभी जल्दी भी प्राप्त हो सकती है, कभी देर से भी प्राप्त हो सकती है, मगर जब हम इन पर काम करेंगे। और सही में दोस्तों आज मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि जो भी लिखा गया है प्रोमिसेस के बारे में 100% सही है। जब मैंने 4 साल के बाद में चौथे कदम के लिए अपने स्पॉन्सर का एक मेंबर को अपना स्पॉन्सर बनाया, और उनके साथ में मेरी इन 12 कदमों की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे मैं एक के बाद एक इन कदमों पे काम करते रहा। हर कदमों पे कृति। चौथा कदम कहता है कि लिखना पड़ेगा, और मैंने 4 साल इसी भय में, इसी डर में बिता दिए कि कौन लिखेगा। और फिर बोलते हैं कि लिखने के बाद में एक अन्य व्यक्ति को भी बताओ। अपने आप से गुनाह कबूल करना और भगवान के सामने गुनाह कबूल करना तो वो काफी यानी आसान चीज, लेकिन हम डर से भर जाते हैं जब बात आती है अन्य व्यक्ति के साथ में वो सब कुछ शेयर करने की। यही चीजें चौथे कदम के लिए हम लोगों को रोक कर रखती है। हमको लगता है कि कैसा होगा अगर हमने अपना सारा कच्चा चिट्ठा किसी के सामने में खोल दिया, तो वो अपने तक सीमित रखेगा या और लोगों को बता तो नहीं देगा। भरपाई के वक्त भी वही बात आती है। हमेशा डर सताता है कि कैसे हम ऐसे लोगों के सामने में जाए कि जिनको हमने दुखाया था, सताया था। तो उनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मेरा नुकसान किया था, या मेरे से छोटे थे, या कम पढ़े लिखे, या और किसी प्रकार के लोग थे। तो मेरा ईगो वहां काम करता है। लेकिन साफ तौर पे इशारा प्रोमिसेस के बाद में है दोस्तों कि यदि मैं अपने जिंदगी में ये परिवर्तन चाहता हूँ, एक भावनात्मक स्थिरता मेरे जीवन में अगर मुझे चाहिए शराब की इस दूरी के साथ साथ, तो मुझे इन कदमों पे एक्शन करनी ही पड़ती है। यदि मैं कृति नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। कृति ही एक ऐसी चीज है, क्रिया ही एक ऐसी चीज है कि जो मेरे जीवन में जादू कर। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पूरा प्रोग्राम ही दोस्तों कृति पर आधारित है, एक्सपीरियंस पर आधारित। जब तक हम इस पर प्रयास नहीं करेंगे हमको अनुभव मिलने वाले नहीं है। शराब के मामले में हमने ये ट्राई करके देख लिया, हमारी सालों की समस्या एक झटके में दूर हो गई जब हमने सही मायने में कृति करनी शुरू कर दी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना एक पॉजिटिव कृति थी। बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक मीटिंग करना। कई लोग मीटिंग में बैठे बैठे भी बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं। कई लोग मोबाइल पे ही मीटिंग चल जाती है उनकी, यानी फिजिकल मीटिंग में तो बैठे हैं लेकिन वो मोबाइल खेलते खेलते ही उनका पूरा मीटिंग चले जाता है। आगे वाला शेयरर क्या बोल रहा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं रहता। तो ये कोई पॉजिटिव कृति नहीं हुई। जो भी मुझे एक ही मीटिंग में सिखाया गया, अपने जीवन में क्या मैं उसको अप्लाई करता हूँ। लेकिन कई बार मेरा ईगो वहां आड़े आता है कि मैं तो कैपेबल हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। लोग बोलते हैं कि यार पीने वालों के साथ में मत बैठना, लेकिन मैं तो यार उनको बार में लेके जाके बैठता हूँ। मैं पिलाता हूँ लोगों को, मैं पीता नहीं। वो दारू पीते हैं, मैं तो चकना खाता हूँ, क्यों चना चिवड़ा खाता हूँ। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं दोस्तों कि जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके, निगेटिव कृतियां करके फिर शराब के शिकार हुए। तो अल्कोहलिज्म नाम की जिस बहुत ही कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी का मैं शिकार हूँ, उसके सामने में दोस्तों ये चालाकियां नहीं चलती। हमको हमेशा वन डे एट ए टाइम सजग रहना पड़ता है, और इसीलिए दोस्तों प्रोग्राम ही वन डे एट ए टाइम का है। मेरी जो कृति है वो भी मुझे कहीं तो भी रोज ही करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि इतने साल हो गए तो उसके बाद में अब मुझे आज के दिन कोई नई कृति करने की आवश्यकता नहीं। रोज ही मेरी एसिड टेस्ट होने वाली है। हम 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में 10वें कदम के चैप्टर में पढ़ सकते हैं शुरुआत में कि रोज मेरी एसिड टेस्ट होने वाली है कि क्या आज के दिन मैं अपने आप को सोबर रख पाऊंगा, क्या आज मैं अपना भावनात्मक संतुलन बरकरार रख पाऊंगा, क्या आज मैं एक ऐसी जिंदगी जी पाऊंगा जो दूसरों के लिए और मेरे लिए भी उपयोगी हो। तो ये टेस्ट मुझे रोज ही देना पड़ रहा है। और इसीलिए दोस्तों कृति का जो काम है वो कहीं भी खत्म नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पा लिया हूँ, अगर उसको टिकाए रखना है, आज रोज के रोज उसका मुझे मजा लेना है, तो ये कृति, ये जो एक्शन है वो मुझे रोज ही करनी पड़ती है। कोई भी गाफिल नहीं रहे
कि अब इतने साल हो गए तो अब मुझे कोई एक्शन करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रोग्राम ही दोस्तों रोज एक्शन करने का है, रोज कृति करने का है। कई एक जगह लिटरेचर में लिखा है कि अल्कोहलिज्म नाम की एक ऐसी बीमारी से हम ग्रसित है, यानी एक प्रकार से मृत्यु दंड से उसको तुलना की है, और सिर्फ एक दिन के आधार पे ही हमको इस मृत्यु दंड की सजा से मोहलत मिली है। और उसकी कंडीशन यही है कि आज के दिन हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे, स्पिरिचुअली फिट रहे। यदि आज के दिन हम स्पिरिचुअली फिट नहीं है, हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम कभी भी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं, कभी भी हम अपने डेथ वारंट पे साइन कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअली फिट रहना आज के दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना मेरे लिए बिल्कुल रहना ही रहना है। तो मैं स्पिरिचुअली फिट कैसे रहूंगा आज के दिन, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ कैसे रखूंगा, ये जो निगेटिव फीलिंग्स है वो कैसे निकलेंगी, मैं पॉजिटिव कैसे बने रहूंगा। बगैर कृति के, बगैर एक्शन के ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। रोज मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, रोज भगवान से मदद मांगनी पड़ती है, रोज पहचान देनी पड़ती है कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। कितने भी साल हो जाएंगे, इस नेचर में अभी कोई चेंज होने वाला नहीं है। स्पिरिचुअल प्राइड अगर आ गया है, आध्यात्मिक अहंकार अगर आ गया है कि मुझे अब सब आ गया, अब तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, मैंने बिग बुक चाट ली पूरी, अब तो दर्जनों लोगों को मैंने सोबर कर दिया, तो ये आध्यात्मिक अहंकार मुझे 2 मिनट में दारू के अड्डे पे ले जाएंगे। तो अपने अहंकार से बचने के लिए, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मुझे रोज एक्शन करनी पड़ती है। रोज मानना पड़ता है कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। आज भी मुझे मेरे से पावरफुल ताकत की आवश्यकता है। ईश्वर से प्रार्थना आज भी करनी ही पड़ेगी, अपनी छानबीन करनी ही पड़ेगी, अपनी गलतियों को कबूल करना ही पड़ेगा। गलती हो गई तो माफी मांगना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, एक पीड़ित शराबी की मदद करनी पड़ेगी। अपने जीवन में हर क्षेत्र में ए ने जो भी सिद्धांत मुझे सिखाए हैं उनको लागू करना ही पड़ेगा। यदि मैंने ए के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया, अगर मैं अपना पुराना जो तौर तरीका है अपने चरित्र के दोषों से भरा हुआ उसको अगर अप्लाई किया, तो मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जाने वाला है, मेरे अंदर में नकारात्मकता, निगेटिविटी भरने वाली है। और फिर मैं कब शराब के अड्डे पे जाऊं या फिर कब मेरी आत्म शांति चली जाए, इसमें कोई गारंटी नहीं। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, स्लोगन है, ये दिखने में छोटा है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो हमने शराब के मामले में इसको अप्लाई किया और उसका रिजल्ट भी निकला, इतनी बड़ी भयंकर समस्या से हम आजाद हो गए। लेकिन अब अगर हमको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, जो 12 वादे ने किए हैं मेरे लिए, सही में उसको अपने जीवन में उतारना है। और ये होते हैं दोस्तों, आज मैं खुद अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहा हूँ कि कई वादे मेरे जीवन में पूरे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे ही पूरे होते रहे। रोज मैं उनका आनंद लूं, रोज मैं उनको एक्सपीरियंस करूं, उसके लिए मुझे रोज ही कृति करनी पड़ती है। प्रोग्राम ही वन डे एट ए टाइम है, तो रोज एक्शन करनी पड़ती है, ताकि मेरे जीवन में ये जो चमत्कार हुआ है, ये जो मैजिक हुआ है कि एक दिन भी, एक घंटा भी शराब से दूर रहने नहीं वाला। आज लगभग 17 साल के करीब होते जा रहे हैं, शराब से दूर हूँ, जिंदा हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी में जी रहा हूँ। तो ये बगैर एक्शन के, बगैर कृति के पॉसिबल नहीं था। तो यदि हम कृति करते हैं तो चमत्कार होता है। आज मैं इस बात को मानता हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।